नमस्कार, स्वागत है आपका वर्ल्ड नाउ में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। वर्ल्ड नाउ में बात करते हैं दुनिया की उन खबरों की जिसका पूरा का पूरा खाका पूरी दुनिया में खींचा जा रहा है, जिसका असर पूरी दुनिया पर होता है। बताते हैं आपको क्या हलचल मची हुई है दुनिया में, कौन सा देश किस देश के खिलाफ तलवार खींच रहा है, कहां कूटनीतिक साजिश रची जा रही है, कहां रणनीति बदल रही है, कहां जंगी मोर्चे खुल रहे हैं और कौन किसके खिलाफ जहर उगल रहा है। वर्ल्ड नाउ में बात करेंगे सबसे पहले यूएस ईरान के बीच के बदले हालात की। एक तरफ मस्कट में बातचीत का माहौल, दूसरी तरफ ईरान में जंग की तैयारी। एक तरफ जहां लगभग 9 महीने के बाद बातचीत शुरू हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ ईरान के अंदर एक बहुत बड़ी चाल सामने आई है। ईरान ने अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए खुर्रम शहर 4 बैलिस्टिक मिसाइल की तैनाती कर दी है और इसे एक्टिवेट भी कर दिया है। कहते हैं मिसाइल न केवल अमेरिका के लिए खतरा है बल्कि इजराइल के लिए भी एक बहुत बड़ा काल है, और मस्कट में चल रही बातचीत को भी ये झूठा साबित करती है कि एक तरफ जहां बातचीत के लिए टेबल सजाई जा रही है, तो दूसरी तरफ ईरान जंगी तैयारी क्यों कर रहा है, अपने सबसे खतरनाक मिसाइल को एक्टिवेट क्यों कर रहा है। यानी ईरान का मैसेज क्लियर है, बातचीत की टेबल पर चाहे जो कुछ भी हो, हम कहीं से भी लापरवाही या कोताही नहीं बरतेंगे। पोस्चरिंग जारी रहेगी, ताकत का प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। पिछले 12 दिनों के संघर्ष के बाद अब वक्त सिर्फ निजी बयानबाजी की नहीं बल्कि मिसाइलों के जरिए मंशा जताने की भी है। खुर्रम शहर 4 मिसाइल की तैनाती से जो इलाके के समीकरण है वो हिल गए हैं और अमेरिका तक मैसेज क्लियर चला गया है कि ईरान किसी दबाव में नहीं आने वाला है। ये मिसाइल क्षेत्र में सुरक्षा की स्थिति को और भी जटिल बना सकती है। मस्कट में चल रही बातचीत पर भी इसका असर हो सकता है, लेकिन ईरान को शायद इस बात की परवाह नहीं है, क्योंकि ईरान जानता है कि बातचीत के टेबल सजाए तो जा रहे हैं, लेकिन शायद ही वो कामयाब हो पाए और आखिरी जो दांव होगी वो जंग के मैदान में ही खेली जाएगी, जंग के मैदान में ही लड़ी जाएगी। जानेंगे डिटेल से पूरी खबर। वर्ल्ड नाउ में बातचीत करेंगे अमेरिका और इजराइल के ऊपर मंडराते एक और खतरे की। खबर यह आ रही कि अमेरिका और इजराइल को डर है कि परमाणु प्रलय का कहर टूट सकता है, इसलिए अमेरिका इजराइल की नींद उड़ी हुई है। एटमी वॉर की आंधी तेज होती जा रही है। सबसे बड़ा कारण है ईरान की मिसाइल ताकत। ईरान ने अपनी मिसाइल उत्पादन क्षमता को इतना बढ़ा दिया है कि अब एक खतरनाक वैश्विक खेल के स्तर पर पहुंच गया है। इजरायली सेना, आईडीएफ और अमेरिका दोनों इस स्थिति को लेकर बहुत डरे हुए हैं। इस घातक तनाव के बीच अमेरिका और इजराइल की रणनीति क्या होगी, विश्व समुदाय इस परमाणु खतरे को कैसे संभालेगा, यह भी आपको दिखाएंगे। वर्ल्ड नाउ में अगली खबर की बात होगी, जहां बात करेंगे तेल के भूखे अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप की, उनके उस दाव की जो पूरी ग्लोबल ऑयल रियलिटी को एक तरह से झकझोर कर रख चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक अपने बयान में कहा कि अमेरिका और वेनेजुएला के पास मिलाकर दुनिया का करीब 68% तेल भंडार है। तो क्या अब तेल को लेकर अमेरिका पूरी दुनिया को डराएगा? ये कयास क्यों है, ये डर क्यों है, ये आशंका क्यों है? इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में, अमेरिका के हाथ में जिस तरह से हमने टैरिफ का इस्तेमाल होते देखा, पूरी दुनिया के ऊपर बेतहाशा और मनमाने तरीके से टैरिफ लगाया गया, तो क्या अब अमेरिका पूरी दुनिया में ऑयल रिसोर्सेज को कंट्रोल करने के बाद तेल की सप्लाई को अपने हिसाब से तय करेगा? किस देश को कितना तेल दिया जाए, किस देश को तेल ना मिले, किस देश को तेल बेचा जाए, किस देश को तेल ना बेचा जाए। और इसकी झलक दिख भी रही है। रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत पर न सिर्फ पेनल्टी टैरिफ लगाया गया, बल्कि भारत पर बार बार ये इल्जाम भी लगाया गया कि भारत रूस यूक्रेन युद्ध को फंड कर रहा है, रूस को वॉर फंडिंग कर रहा है। अब जब तेल का कंट्रोल अमेरिका के हाथों में होगा, तो फिर ग्लोबल बाजार में इसकी स्थिति क्या रहेगी, आर्थिक हलचल क्या होगी, आप समझ सकते हैं। क्या इसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है? आज के वर्ल्ड नाउ में जानेंगे इस दावे की असलियत और क्या है ग्लोबल ऑयल मार्केट की सच्चाई है, इस बारे में बात करेंगे। और आखिर में बात होगी रूस और यूक्रेन की। रूस और यूक्रेन के बीच हो सकता है कि सीजफायर की स्थिति बन जाए। दोनों पक्षों ने युद्ध कैदियों की अदला बदली पर सहमति जता दी है। पिछले 5 महीनों में कैदियों की पहली बड़ी अदला बदली है, जो एक सकारात्मक संकेत माने जा रहे हैं। रूस और यूक्रेन ने 157 कैदियों को एक दूसरे के हवाले करने पर सहमति जताई है। हालांकि इस बातचीत में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा रहा युद्ध विराम पर कोई ठोस सहमति नहीं बन पाई। दोनों पक्षों के बीच अभी भी युद्ध विराम और सुरक्षा गारंटी को लेकर गहरे मतभेद मौजूद हैं। हालांकि रशिया ने साफ किया है कि यूक्रेन ये सुनिश्चित करे कि वो कभी भी भविष्य में नेटो का हिस्सा नहीं बनेगा, और अमेरिका उसे सुरक्षा गारंटी अगर देना चाहते हैं, इवन यूरोप भी उसे सुरक्षा गारंटी देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, लेकिन
यूक्रेन को कभी नेटो का हिस्सा नहीं बनने दिया जाएगा। बताएंगे आपको क्या गुड न्यूज आ सकती है रूस यूक्रेन वॉर से, डिटेल से जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। अमेरिका और ईरान आज ओमान की राजधानी मस्कट में करीब 9 महीने के बाद बातचीत शुरू कर रहे हैं। ये बातचीत ऐसे समय पर हो रही है जब क्षेत्रीय तनाव चरम पर है। मस्कट में परमाणु बातचीत के बीच ईरान बाजीगरी दिखा रहा है। ईरान ने खुर्रम शहर 4 बैलिस्टिक मिसाइल को एक्टिवेट कर दिया है। एक तरफ बातचीत और एक तरफ आईसीबीएम इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को एक्टिवेट करना आखिर क्या बताता है? मस्कट में बातचीत की कोशिश और इस तरफ मिसाइल तैनाती का संदेश। यानी ईरान यह कह रहा है कि बातचीत अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन ईरान दुश्मनों को कोई मौका नहीं देगा। आपको बता दें कि ईरान ने मैसेज क्लियर कर दिया है, सिर्फ बयान नहीं, मिसाइलें भी बोलेंगी अगर थोड़ी सी भी चूक हुई। अमेरिका ये ना समझे कि बातचीत पर टेबल पर बैठने के बाद ईरान अपने रुख में थोड़ी भी नरमी बरतेगा। ईरान ने अपने सबसे खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइलों में गिने जाने वाले खुर्रम शहर 4 को तैनात करके इस इलाके में ताकत के समीकरण को हिलाकर रख दिया है। आपको बता दें कि इजराइल ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खतरा मानता है और इसलिए इजरायली सेना ने चेतावनी दी है, आईडीएफ ने चेतावनी दी है कि इजराइल परमाणु हथियार के निर्माण में लगा हुआ है और मिसाइल उत्पादन क्षमता लगभग 300 मिसाइल प्रति माह है। 2027-28 तक इजराइल के रक्षा कवच को ईरान पस्त कर सकता है। खुर्रम शहर 4 मिसाइल 2000 किलोमीटर तक सीधे मार करती है। ईरान के निशाने पर इजराइल है डायरेक्ट टारगेट और ईरान ने अमेरिका को भी खुली चेतावनी दे दी है इसी के साथ। ईरान पर हमला हुआ या बातचीत बेनतीजा रही तो युद्ध की हालत में ईरान झुकेगा नहीं, ईरान पलटवार करेगा। और इजराइल ने क्लियर कर दिया है कि वो ईरान के परमाणु सपनों को किसी भी कीमत पर रोकने के लिए तैयार है। वहीं हाल के हफ्तों में राष्ट्रपति ट्रंप ने समझौता नहीं होने पर ईरान पर बमबारी करने की भी धमकी दे दी है। यानी यहां पर त्रिकोणीय खतरा बना हुआ है, इजराइल, अमेरिका और ईरान। अब यह जान लीजिए कि खुर्रम शहर 4 जिस मिसाइल को एक्टिवेट ईरान ने किया है उस मिसाइल की ताकत क्या है। यह मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, MRBM के नाम से इसे आप कह सकते हैं, जानते हैं लोग। अधिकतम रेंज है 1200 से 1500 किलोमीटर। इसके दायरे में इजराइल आसानी से आता है। उत्तर कोरिया के मुसूदान BM-25 मिसाइल पर आधारित है। मोबाइल लॉन्चर से इसे लॉन्च किया जा सकता है, इसे कहीं भी रिलोकेट किया जा सकता है। IRGC की एयर स्पेस फोर्स के अधीन आता है, लंबी दूरी पर सटीक निशाना लगाने की क्षमता है। सीजफायर के बाद अब जब 12 दिन की जंग लड़ी गई इजराइल और ईरान के बीच, उसके बाद उम्मीद थी कि सीजफायर के बाद शांति बनेगी, मिडिल ईस्ट में ईरान इजराइल के संबंध बेहतर होंगे, ईरान अमेरिका के संबंध बेहतर होंगे, क्योंकि तब अमेरिका ने कहा था कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को बहुत समय के लिए डिले कर दिया गया है, इसलिए अमेरिका का मिशन पूरा हुआ। याद कीजिए, डोनाल्ड ट्रंप ने न सिर्फ यह बयान दिया था बल्कि सोशल मीडिया ट्रुथ पर भी यह बयान लिखा था। लेकिन 6 महीने के बाद ही जो हालात मिडिल ईस्ट में बनते दिखे, जिसमें अमेरिका इजराइल के सामने ईरान आकर खड़ा हो गया और अमेरिका ने एक बहुत बड़ी जंगी तैनाती इस इलाके में कर दी। और इस बीच ईरान ने मिसाइल तैनात कर यह साफ कर दिया है कि मामला खामोशी से नहीं बल्कि अगली चाल से पहले की तैयारी है। और जो बात ओमान में चल रही है, मस्कट में चल रही है, वो पहले इस्तांबुल में प्रस्तावित थी, लेकिन ईरान की द्विपक्षीय बातचीत और एजेंडा को केवल परमाणु कार्यक्रम और अमेरिकी प्रतिबंधों तक सीमित रखने के आग्रह के बाद इस जगह को बदलने का फैसला लिया गया। मस्कट में बातचीत का एजेंडा क्या है? लेकिन याद रखिए, बातचीत महज या तो तैयारी को डिले करने का मुखौटा है या फिर एक कोशिश की दोनों तरफ से सटीक मौका देकर हमला करने के लिए इंतजार। बातचीत में जो नेतृत्व है वो ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची कर रहे हैं। ट्रंप प्रशासन के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ वार्ता में शामिल हुए। 9 महीने के बाद दोनों देशों के बीच पहली बड़ी प्रत्यक्ष मुलाकात है। बातचीत का मुख्य फोकस है ईरान का परमाणु कार्यक्रम, क्योंकि ईरान ने पहले ही कह दिया बात सिर्फ परमाणु कार्यक्रम पर करेंगे। इसके अलावा ईरान ने कहा कि आपको सारे सैंक्शंस हटाने होंगे, क्षेत्रीय सुरक्षा पर फोकस करना होगा। मिसाइल कार्यक्रम पर मतभेद है, क्योंकि ईरान ने कहा मिसाइल कार्यक्रम पर कोई बात नहीं करेंगे। हाँ, यहां पर अमेरिका द्वारा जो सैंक्शंस ईरान पर लगाए गए हैं उसको हटाने को लेकर बातचीत जरूर हो रही है। वार्ता में ईरान की ओर से विदेश मंत्री अब्बास अरागची शामिल है। जैसा कि मैंने आपको बताया, मस्कट में चल रही वार्ता के बीच ईरान ने बड़ा और साफ संदेश दिया है। बातचीत की मेज पर
भले ही कूटनीति चल रही हो, लेकिन जंगी तैयारी कहीं से कम नहीं होगी। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची तेहरान नहीं, तबस से रवाना हुए। सवाल साफ है, ये संयोग है या सोची समझी रणनीति है? ईरान का मैसेज साफ है कि जंगी तैयारी कम नहीं रखेंगे। मैसेज क्लियर है। अब्बास अराक्ची तबस से ओमान पहुंचे। साल 1980 में तबस में अमेरिकी ऑपरेशन तबस में यूएस ने चलाया था। तब ऑपरेशन ईगल क्लॉ नाम का एक ऑपरेशन चलाया गया था और यूएस दूतावास कर्मचारियों को बचाने का ऑपरेशन था। ऑपरेशन ईगल क्लॉ में 8 यूएस के जवान मारे गए थे और इसी जगह से ईरान के विदेश मंत्री का उड़ान भरना यह अमेरिका के जख्मों को कुरेदने जैसा है। यानी एक तरह से अमेरिका पर तंज कि इतिहास को याद रखो कि तुम्हें सबक सिखाया गया था और आगे भी तुम्हें सबक सिखाया जा सकता है। मस्कट में बातचीत चल रही है। ईरान जंगी तैयारी कर रहा है। ईरान कह चुका है ना झुकेंगे, ना जल्दबाजी करेंगे और ना ही किसी अल्टीमेटम को मानेंगे। दूसरी तरफ ओमान की शान जमीन पर कूटनीति की मेज सजी हुई है, लेकिन पर्दे के पीछे अमेरिका और ईरान के बीच तलवार खींची हुई है। ओमान में बातचीत तो चल रही है, लेकिन अमेरिका की जंगी तैयारी के संकेत भी मिल रहे हैं। मिडिल ईस्ट में यूएसएस अब्राहम लिंकन की तैनाती है। सबसे शक्तिशाली एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेशन का वीडियो भी जारी किया गया था। एयरक्राफ्ट कैरियर से फाइटर जेट की उड़ान, न्यूक्लियर पावर से लैस है एयरक्राफ्ट कैरियर। दुश्मन देश के अंदर तबाही मचाने की ताकत रखता है। 90 फाइटर जेट इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर मौजूद हैं। संकेत नंबर 2, अमेरिकी मूवमेंट से तेहरान में काफी हलचल देखने को मिली। हमले के डर से ईरानी नेतृत्व ने कई अहम फैसले लिए। स्मार्टफोन और मीटिंग्स पर सख्त पाबंदियां लगाई गई। अटैक के जो हालात थे उसके बीच सुरक्षा के इंतजाम खड़े किए गए। संकेत नंबर 3, 35 लड़ाकू F-15 की जॉर्डन में तैनाती की गई। गल्फ क्षेत्र में थर्ड पेट्रियट सिस्टम लगाए गए। मिडिल ईस्ट में यूएसएस अब्राहम लिंकन को खड़ा कर दिया गया और इसके पीछे पीछे एक और एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश भी यहां पर फिट कर दिया गया। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल में पश्चिम एशिया के दूत स्टीव विटकॉफ मस्कट में मौजूद हैं। वो ईरान के साथ बातचीत कर रहे हैं, लेकिन ईरान की चारों ओर घेरेबंदी है। अमेरिका चाहता है कि वो ईरान को चारों तरफ से घेर ले और इतना इमेंस प्रेशर बनाए कि ईरान उस दबाव में टूट जाए और अमेरिकी शर्तों को मानने के लिए मजबूर हो जाए। जबकि ईरान साफ साफ कह चुका है कि आप कितनी भी ताकत लगा लो, ईरान न दबेगा, न झुकेगा, न डरेगा और ईरान अपनी शर्तों पर बातचीत करेगा। आपको बता दें कि जून 2025 में इजराइल से जुड़े 12 दिनों के संघर्ष के दौरान अमेरिका ने दावा यह किया था कि उसने ईरान के कई प्रमुख परमाणु ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचाया है। हालांकि ईरान ने इस बात का खंडन किया और ईरान ने कहा कि जिस न्यूक्लियर साइट को अमेरिका नुकसान पहुंचाने की बात कर रहा है, दरअसल हमने वहां से एनरिच जो यूरेनियम है वो पहले ही निकाल लिया था। इधर अरब सागर में अमेरिकी जेट्स ने ईरानी ड्रोन को मार गिराया है। अमेरिका का अब्राहम लिंकन कैरियर ग्रुप तैनात है। ईरान ने खोरम शहर 4 में बैलिस्टिक मिसाइल की तैनाती कर दी है। ईरान ये भी कह रहा है कि शाहिद 139 ड्रोन को जिसको अमेरिका ने मार गिराया उसने अपना मिशन पूरा कर लिया और यूएसएस अब्राहम लिंकन को डुबाने की पूरी जानकारी अब उसके पास है और कैसे हमला करेंगे, किस तरह से करेंगे, हर एक जानकारी, हर एक इंफॉर्मेशन, हर एक फोटो, हर एक तैनाती उसके पास मौजूद है। यानी परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम पर साथ ही साथ जंग को लेकर दोनों देशों में अविश्वास बरकरार है। ना ईरान अमेरिका पर भरोसा करने को तैयार है, ना अमेरिका ईरान पर भरोसा करने को तैयार है। इसी बीच अमेरिका के विदेश विभाग ने ईरान में मौजूद अमेरिकी नागरिकों के लिए एडवाइजरी भी जारी कर दी। अमेरिकी वर्चुअल एम्बेसी ने नागरिकों से तुरंत ईरान छोड़ने की अपील कर दी है। इसमें कहा गया है कि अमेरिका सरकार की मदद पर निर्भर हुए बिना देश छोड़ने की योजना बना ले। उड़ानों के रद्द होने या बाधित होने की आशंका जताई गई है। जो लोग नहीं निकल सकते उन्हें सुरक्षित जगहों पर रहने, जरूरी सामान रखने और प्रदर्शन से दूर रहने, स्थानीय मीडिया पर नजर बनाए रखने और परिवार से संपर्क में रहने की सलाह दी गई है। अब इसके मायने क्या है? इसका मतलब ये कि क्या अमेरिका किसी बड़े एक्शन की तैयारी कर रहा है या फिर किसी बड़े हमले की तैयारी कर रहा है, या ईरान के अंदर कोई बड़ा ऑपरेशन चला सकता है, या ईरान के ग्राउंड पर कोई सोल्जर उतारने की तैयारी कर रहा है। अगर अमेरिका ये कह रहा है कि आने वाले समय में उड़ान बाधित हो सकती है, मतलब ईरान के एयर स्पेस को नो फ्लाई जोन घोषित किया जा सकता है। और युद्ध की स्थिति में ऐसा होता है जब कोई देश अपनी सीमा को लॉक कर देता है।
अभी कुछ दिन पहले जब यूएसएस अब्राहम लिंकन ईरान की सीमा पर पहुंचा था, तब ईरान ने अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया था। वो तस्वीर हमने आपको दिखाई थी। याद कीजिए ऑपरेशन सिंदूर, जब पाकिस्तान ने पूरे पाकिस्तान को नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया था और हिंदुस्तान ने राजस्थान और पंजाब के एरिया को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया था। वहां पर कोई प्लेन नहीं उड़ रहे थे और अब एडवाइजरी अमेरिका की तरफ से आई है कि ईरान में आने वाले समय में उड़ानें प्रभावित हो सकती हैं, बाधित हो सकती हैं। मतलब ईरान नो फ्लाई जोन बन सकता है, वॉर जोन बन सकता है। इसलिए अमेरिकी वहां से पहले निकल जाए और इसलिए अमेरिका और ईरान के बीच ओमान में चल रही बातचीत पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि वॉशिंगटन खुद ही ये नहीं तय कर पा रहा है कि आखिर ये वार्ता कामयाब भी होगी या नहीं होगी, क्योंकि एक तरफ बातचीत के टेबल पर बैठे हैं, दूसरी तरफ एडवाइजरी जारी करके कह रहे हैं कि अमेरिकी नागरिक वहां से निकल जाए। तो या तो अमेरिका हमला करना चाहता है, बातचीत सिर्फ बहाना है, ईरान निशाना है, क्योंकि एक साथ दो चीजें नहीं हो सकती। एक तरफ आप एडवाइजरी भी जारी करें, दूसरी तरफ आप बातचीत भी करें। इसके पीछे कोई साजिश नजर आती है। वहीं तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन और जर्मनी के चांसलर ने संघर्ष रोकने की अपील की है। दूसरी तरफ खाड़ी अरब देशों की नींद उड़ी हुई है। उन्हें डर है अगर अमेरिका ने सैन्य कार्रवाई की तो ईरान पूरे इलाके को फूंक डालेगा। जवाबी हमले में पूरे इलाके में युद्ध की आग भड़क जाएगी, क्योंकि ईरान की जो मिसाइल ताकत है वो बहुत मजबूत है। वो अकेले पूरे मिडिल ईस्ट को फूंकने की ताकत रखता है। यहां तक कि इजराइल पर भी बड़ा अटैक कर सकता है, जिससे इजराइल को बड़ा नुकसान हो सकता है। चलिए आपको यह भी बताते हैं कि ईरान ने तुर्की की जगह ओमान में बातचीत की शर्त क्यों रखी, क्यों अमेरिका भी इसके लिए तैयार हो गया। ईरान ने ओमान को इसलिए पसंद किया क्योंकि ओमान लंबे समय से ईरान और अमेरिका के बीच न्यूट्रल और विश्वसनीय मीडिएटर रहा है। 2013 से अमेरिका और ईरान के बीच कई दौर की बैक चैनल न्यूक्लियर बातचीत ओमान में ही हुई। ओमान को न तो तेहरान, न ईरान और न ही अमेरिका का विरोधी माना जाता है। इसके साथ साथ वो क्षेत्रीय राजनीति में भी शामिल नहीं है, यानी ईरान को तुर्की में बातचीत से ज्यादा मुद्दों का दायरा बढ़ने का खतरा था। वहीं ओमान में वो अपनी शर्तों पर बात कर सकते हैं। अरब देशों के दबाव में अमेरिका भले ही तुर्की की जगह ओमान में बातचीत को तैयार हो गया है, लेकिन इस बातचीत को लेकर जो संकेत मिल रहे हैं उससे यह माना जा रहा है कि यह बातचीत महज दिखावे के लिए है। दोनों देश दुनिया के सामने यह दिखाना चाहते हैं कि युद्ध के लिए वो जिम्मेदार हैं, हम नहीं। अमेरिका कहेगा कि उसने पूरी कोशिश की, उसने बातचीत के लिए टेबल भी सजाया, उसने ईरान की बात मान के लोकेशन भी बदला, लेकिन बातचीत टूटने के लिए ईरान जिम्मेदार है, अमेरिका नहीं। वहीं ईरान की तरफ से बातचीत टूटने के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। ईरान कहेगा कि हमने कहा था परमाणु कार्यक्रम पर हम बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अमेरिका कह रहा है अपने मिसाइल कार्यक्रम को भी सरेंडर कर दो, प्रॉक्सीज को अमेरिका के हवाले कर दो और वहां की सरकार हमारे हिसाब से चलेगी और तेल भी अमेरिका कंट्रोल करेगा, जिसे ईरान कभी नहीं मानेगा। इसलिए जंग के लिए अमेरिका जिम्मेदार है। ईरान और अमेरिका के बीच अविश्वास की खाई यानी कि बहुत गहरी हो चुकी है, लेकिन ये विश्वास की खाई बनी कब से? इस विश्वास की खाई की शुरुआत हुई 1979 से, जब इस्लामिक क्रांति की शुरुआत हुई। ये ट्रस्ट डेफिसिट ऐतिहासिक है जो दशकों से बढ़ती ही रही। दोनों देशों को आज की तारीख में एक दूसरे पर भरोसा नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ईरान अमेरिका हमेशा से दुश्मन थे। ईरान और अमेरिका कभी गहरे दोस्त हुआ करते थे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को शुरू करने वाला कोई और नहीं बल्कि अमेरिका ही था। अमेरिका ने सबसे पहले परमाणु ऊर्जा टेक्नोलॉजी ईरान को दी थी। हालांकि ये अविश्वास की खाई कैसे गहरी होती रही, ये पहले जानिए। 1953 में ऑपरेशन अजैक्स चलाया गया। यह अमेरिकी समर्थित तख्ता पलट था ईरान के अंदर। इसके बाद शाह मोहम्मद रेजा पहलवी सत्ता में आए और 1979 तक, 1953 से 1979 तक शाह पहलवी सत्ता में रहे और माना यह जाता है कि इसी दरमियान परमाणु कार्यक्रम की ईरान में शुरुआत हुई। फिर 1979 में इस्लामिक क्रांति हुई और उसके बाद आयतुल्ला खुमैनी का शासन वहां स्थापित हुआ। लेकिन जानकार यह भी बताते हैं कि आयतुल्ला खुमैनी की वापसी भी अमेरिका ने करवाई 1979 में, क्योंकि शाह मोहम्मद रेजा पहलवी जो थे वो अभी तक तो अमेरिका के इशारे पर चल रहे थे, यानी कि 1979 तक। लेकिन अब वो राष्ट्रवाद की बात करने लगे थे। वो ईरान के
जो है वो भलाई की बात करने लग गए थे, या ईरान के ऑयल को ईरान के हिसाब से कंट्रोल करने की बात करने लग गए थे। तो कहते हैं कि 1979 में शाह मोहम्मद रेजा पहलवी की सत्ता को बदलकर इस्लामिक क्रांति करवाने वाला और आयतुल्ला खुमैनी के शासन को लाने वाला भी अमेरिका ही था। फिर इस्लामिक गणराज्य की स्थापना हुई। इसके बाद यहां अमेरिकी दूतावासी संकट में आ गया। 52 अमेरिकी बंधक बना लिए गए, 444 दिनों तक कैद रहे। इसके बाद परमाणु कार्यक्रम जो ईरान का था वो भी विवादों में आ गया, क्योंकि न्यूक्लियर ईंधन देने से अमेरिका ने मना कर दिया, क्योंकि कार्यक्रम ही अमेरिका ने शुरू किया था। दशकों से फिर अमेरिकी प्रतिबंध यहां पर नाफिज किए गए। हमने देखा किस तरह से ईरान पर सैंक्शंस लगाए गए। नतीजा यह हुआ कि 1953 के बाद से 1979 तक यह विश्वास तो बहुत अच्छे से चलता रहा। अमेरिका और रिलेशंस जो ईरान के साथ थे वो बहुत नॉर्मल थे, स्मूथ थे। लेकिन 1979 के बाद अमेरिका को यह भरोसा था कि खुमैनी की सरकार भी अमेरिका के इशारे पर चलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अमेरिका की बात मानने से खुमैनी की सरकार ने इनकार कर दिया। 1979 के बाद से भरोसे की कमी आने लगी, जो आज भी बरकरार है। 1953 में अमेरिका के समर्थन से ईरान में तख्ता पलट से लेकर पिछले साल ईरान पर अमेरिकी हमले तक, इस अविश्वास के दौर में दो फेज रहे। 1979 तक बातचीत तो ठीक रही, लेकिन 79 के बाद से अविश्वास में बढ़ोतरी हुई और आज की तारीख में दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। अमेरिका यह मानता है कि अगर ईरान ने परमाणु बम बना लिया तो पहला हमला इजराइल पर होगा और दूसरा हमला अमेरिका पर होगा। इजराइल यह मानता है कि अगर ईरान का परमाणु बम तैयार हो गया तो वो इजराइल की संप्रभुता के लिए और वजूद के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा। ईरान यह मानता है कि अगर उसने परमाणु बम नहीं बनाया तो इजराइल और अमेरिका उसे जीने नहीं देंगे। अब आप किसकी बात पर यकीन करेंगे? हालात को देखे, इतिहास को देखे, तथ्यों को देखे, फैक्ट को देखे, तो ऐसा लगता है कि बार बार ईरान को निशाना बनाया गया। अब ओमान में बातचीत जरूर हो रही है, लेकिन दोनों के अपने अपने पक्ष हैं, दोनों के अपनी अपनी दलीलें हैं। रक्षा जानकार ये मानते हैं कि अविश्वास की खाई इतनी ज्यादा है कि कूटनीति से भरोसा उठ चुका है और हल निकालना बहुत मुश्किल है। अमेरिका की कोशिश है या तो ईरान झुके, नहीं तो जंग। दोनों पक्ष एक दूसरे को धोखेबाज कहते हैं, कोई भी समझौता करने को तैयार नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई को खुली धमकी दी है। एक इंटरव्यू के दौरान ट्रंप ने कहा कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई को बहुत चिंतित होना चाहिए। अगर दो देश युद्ध टालना चाहते हैं तो बातचीत से पहले यह भाषा नहीं होनी चाहिए। ट्रंप का यह बयान बताता है कि वो ईरान पर अपनी शर्तों को मनवाने का दबाव बना रहे हैं। सिर्फ ट्रंप ही नहीं बल्कि अमेरिका के विदेश मंत्री भी खामेनेई की सत्ता को ईरान के लोगों के खिलाफ बताते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने किस तरह का सिचुएशन बनाया है? डोनाल्ड ट्रंप ने इस तरह का सिचुएशन बनाया है कि जैसे किसी व्यक्ति को 10 लोगों ने घेर रखा है चारों तरफ से, उसकी कनपटी पर बंदूक लगा रखा है और उसको कह रहे हैं कि आप इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर लीजिए, हम आपकी कनपटी पर लगा बंदूक हटवा लेंगे। जिस तरह से ईरान की घेरेबंदी है और बातचीत का समय भी इसी हिसाब से महत्वपूर्ण है। पिछले कुछ दिनों में इजराइल और अमेरिका के बीच मिलिट्री कोऑर्डिनेशन में तेजी आई। इजराइल डिफेंस फोर्स के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल इयाल जमीर 4 दिन पहले वॉशिंगटन का गुप्त दौरा करने पहुंचे थे। उन्होंने पेंटागन में अमेरिकी सेना प्रमुख जनरल डैन कैन और दूसरे वरिष्ठ अमेरिकी रक्षा अधिकारियों से मुलाकात की। वेस्ट की मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस दौरे में ईरान पर हमले की रणनीति को अंतिम रूप दिया गया है, लेकिन अमेरिका बातचीत होने तक इंतजार करना चाहता है। यानी अगर बातचीत नाकाम हो गई तो फिर हमले पर अमल शुरू कर दिया जाएगा। यानी कुल मिलाकर अगले 24 से 48 घंटे अमेरिका और ईरान के बीच बहुत क्रूशियल है और जो बातचीत हो रही है वो बारूद के साए में हो रही है। और अगर ये बातचीत फेल हुई तो अगले 24 से 48 घंटे के अंदर ईरान और अमेरिका के बीच कुछ भी हो सकता है। और कुछ भी का मतलब वाकई में कुछ भी से ही है। इस खबर पर हमारी नजर है। ये आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की तरफ चलते हैं। ईरान के मिसाइल कार्यक्रम को आखिर अमेरिका क्यों खत्म करना चाहता है?
जब अमेरिका ने ईरान पर शर्त रखा कि आप परमाणु कार्यक्रम करेंगे लेकिन आप हथियार नहीं बनाएंगे, आप अपने जितने भी मिसाइल प्रोग्राम हैं सब अमेरिका को हैंडओवर करेंगे, आप कोई भी ऐसा हथियार नहीं बनाएंगे जो दुनिया के लिए खतरे का सबब हो। तो आखिर अमेरिका ईरान के मिसाइल प्रोग्राम से क्यों डर रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ईरान के एटमी प्रोग्राम से इजराइल और अमेरिका में कोहराम मचा हो? मामला क्या है, चलिए समझते हैं। अमेरिका ने एक दलील दी। अमेरिका ने कहा कि आज को ईरान कह रहा है कि वो परमाणु हथियार बनाना चाहता है या वो बना रहा है। चलिए मान लेते हैं कि अमेरिका ने ईरान को परमाणु बम बनाने की इजाजत दे दी। यह बयान अमेरिकी रक्षा मंत्री का है। फिर उन्होंने कहा कि चलिए अगर मान लीजिए कि ईरान ने परमाणु बम बना लिया, कल को सऊदी भी कहेगा हमने परमाणु बम बनाना है, कुवैत कहेगा, बहरीन कहेगा, ओमान कहेगा, दूसरे यूएई कहेगा, दूसरे खाड़ी देश कहेंगे कि हमें भी परमाणु बम चाहिए, तो इससे मिडिल ईस्ट में परमाणु हथियारों की रेस शुरू हो जाएगी। क्या वाकई ऐसा हो सकता है? या अमेरिका इजराइल को डर है कि अगर ऐसा हुआ तो इस्लामिक कंट्रीज का सबसे पहला अटैक जो है वो अमेरिका और इजराइल पर होगा, और इसलिए अमेरिका और इजराइल की नींद उड़ी हुई है और एटमी वॉर की आंधी तेज होती जा रही है। आइए इस खबर को डिकोड करते हैं। ईरान की मिसाइल ताकत ने इस वक्त अमेरिका और इजराइल की टेंशन बहुत बढ़ा दी। यकीन मानिए कि शांति की जो बातें हो रही हैं वो कागजों तक ही सीमित है, उसका जमीनी हकीकत से कोई लेना देना नहीं। जमीन के नीचे तो मिसाइल संकट और परमाणु संकट ही सुलग रहा है, और आसमान में जमीन पर युद्ध का साया मंडरा रहा है। और अमेरिका एलिगेशन लगा रहा है कि खाड़ी देशों में परमाणु होड़ लग सकती है। ईरान की मिसाइल तकनीक तेजी से बढ़ रही है। अगर यह परमाणु हथियारों से लैस होती है तो परमाणु हथियारों की होड़ आएगी और परिणाम बहुत भयंकर तबाही वाले होंगे। खाड़ी देश जहां तेल बहता है वहां आज डर बह रहा है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम ने पूरे पश्चिम एशिया की नींद उड़ा रखी है। तेहरान कहता है सब शांतिपूर्ण है, लेकिन सऊदी अरब, यूएई और इजराइल इसे सीधे सीधे परमाणु धमकी मान रहे हैं। सऊदी अरब खुले तौर पर कह चुका है कि अगर ईरान बम बनाता है तो सऊदी अरब चुप नहीं बैठेगा। अमेरिका कह रहा है कि अगर ईरान बम बनाता है तो अगले ही दिन सऊदी अरब के पास न्यूक्लियर बम होगा। यानी मुकाबला तेल का नहीं, परमाणु ताकत का है। अमेरिका की मौजूदगी, इजराइल की आक्रामक रणनीति और रूस चीन की बढ़ती दखलंदाजी खाड़ी को वैश्विक बारूद खाना का ढेर बना रही है। मिडिल ईस्ट में इसी के साथ परमाणु तनाव बढ़ता जा रहा है। ईरान के परमाणु जो कार्यक्रम चल रहे हैं उससे इस इलाके में हलचल है। परमाणु कार्यक्रम जियोपॉलिटिकल खतरे का सबब बन गया, ऐसा दावा किया जा रहा है। और इसी के साथ परमाणु होड़ की शुरुआत हो सकती है मिडिल ईस्ट में, जिसने वैश्विक चिंता को बढ़ा दिया है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वंस ने ईरान को लेकर ऐसी चेतावनी दी है जिससे पूरी दुनिया चिंतित है। What happens when the same people who are shooting up a mall or driving airplanes into buildings have a nuclear weapon? That is unacceptable. And it's not just them, because if the Iranians get a nuclear weapon, you know who gets a nuclear weapon like the next day? The Saudi Arabians. And then somebody else in the Gulf Arab state. And so you have nuclear proliferation on a global scale. The biggest threat to security in the world is a lot of people having nuclear weapons. So what the president has said is Iran's not going to get a nuclear weapon. We're going to work with China and Russia and any country, whether they're friend or whether we're a little more competitive, to try to draw down the amount of nuclear weapons that exist in the world. I think that's the most important thing you could do for peace and stability. And the question is, what do you do to enforce that red line? जेडी वैंस के इस बयान को देखें तो ये संकेत मिलता है कि सऊदी अरब पहले से ही परमाणु क्षमता की ओर बढ़ रहा हो सकता है। वैसे चेतावनी दी कि ईरान के बाद सबसे पहले सऊदी अरब परमाणु हथियारों की दिशा में आगे बढ़ेगा, फिर खाड़ी के दूसरे देश भी इस खतरनाक दौड़ में कूद पड़ेंगे, और इसी के साथ अमेरिका और इजराइल पर परमाणु अटैक का खतरा भी बढ़ने लगेगा। इसलिए अमेरिका ईरान के मिसाइल कार्यक्रम, परमाणु कार्यक्रम को बढ़ने नहीं देना चाहता। इसके अलावा अमेरिका लोकल प्रॉक्सी ग्रुप्स और मानवाधिकार मुद्दों को भी बातचीत में शामिल करने पर जोर दे रहा है, जबकि ईरान वार्ताओं को सिर्फ परमाणु कार्यक्रम और सैंक्शंस हटाने तक सीमित रखना चाहता है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को जानिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि
ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम है वो शुरू हुआ 1950-1960 के दशक में, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसकी शुरुआत ही यूएस के सहयोग से हुई। यूएस ने ही ये टेक्नोलॉजी ईरान को दी। तब शाह रज़ा पहलवी की सरकार थी ईरान में। इसका उद्देश्य ये था कि ईरान को जो एनर्जी है वो चीप एनर्जी मिले, और इसके साथ साथ मेडिकल यूजेस में इसका इस्तेमाल हो। लेकिन इसके पीछे अमेरिका की एक लालच थी। वो लालच क्या थी कि हम आपको न्यूक्लियर एनर्जी दे रहे हैं, इसके बदले में आप अपना सस्ता तेल हमें देंगे। क्योंकि तब अमेरिका के अंदर इतने बड़े पैमाने पर जो ब्रेंट ऑयल आज अमेरिका जो कच्चा तेल पूरी दुनिया में देता है, वो तब ढूंढा नहीं गया था, और वो टेक्नोलॉजी भी नहीं थी जो ब्रेंट ऑयल बना सके। तब अमेरिका को ईरान का कच्चा तेल दिख रहा था। तो ईरान का कच्चा तेल अमेरिका देख रहा था। अमेरिका इसके लिए डील कर रहा था कि भाई आप न्यूक्लियर एनर्जी ले लो, उसको इस्तेमाल करो, और आप हमें सस्ता ऑयल दो। इसलिए नातांज में एक परमाणु फैसिलिटी बनाई गई। फोर्डो में भी एक अंडरग्राउंड परमाणु फैसिलिटी बनाई गई, और इसमें अमेरिका ने 3 से 5% का एनरिच्ड यूरेनियम दिया, जिससे बिजली बनाई जा सकती है। 20% का एनरिच्ड यूरेनियम दिया, जिससे कि रिसर्च और बाकी मेडिकल यूजेस में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन 60% तक इसको ईरान ने एनरिच कर दिया आफ्टर 1979, जब वहां से रजा पहलवी की सरकार चली गई और इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद खुमैनी की सरकार आ गई। खुमैनी 89 तक रहे, और 89 के बाद खामेनेई वहां के सुप्रीम लीडर बने, और ये एनरिचमेंट 60% तक चली गई, जो कि हथियार के स्तर के करीब का है। और तब यहां IAEA की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट हो गई, जिसे अंतर्राष्ट्रीय निगरानी और निरीक्षण के लिए तैयार किया गया। विवाद की वजह यह बना कि अमेरिका कहने लगा कि जिस ऊर्जा को हमने आपको इलेक्ट्रिसिटी और मेडिकल यूजेस के लिए दिया था, उसका इस्तेमाल आप परमाणु हथियार विकसित करने के लिए कर रहे हैं। फिर दोनों देशों में JCPOA एग्रीमेंट हुआ कि संवर्धन की सीमा यानी कि एनरिचमेंट की सीमा तय की जाएगी, तब जाकर हम आपको प्रतिबंधों में ढील देंगे। 2018 में फिर इस मामले में यूएस की वापसी हुई। यूएस ने आरोप लगाया कि JCPOA होने के बाद भी, ज्वाइंट कमिटमेंट होने के बाद भी, ईरान जो अपने परमाणु कार्यक्रम को नहीं रोक रहा है। तो 2018 में डोनाल्ड ट्रंप के रिजीम में ईरान पर सैंक्शंस दोबारा लागू कर दिए गए, लेकिन ईरान धीरे धीरे सीमाएं तोड़ता रहा। यह अमेरिका का कहना है। आज के दौर में स्थिति यह है कि बातचीत जारी है, लेकिन क्षेत्रीय और वैश्विक तनाव बरकरार है। यानी कयास तो यह भी लगाए जा रहे हैं कि परमाणु हथियार कहीं ना कहीं ईरान के पास है, या फिर हो सकता है कि ईरान रशिया में जाकर परमाणु हथियार डेवलप कर रहा हो। क्योंकि यहां आपको एक और इंपॉर्टेंट बात समझनी होगी कि अमेरिका और रशिया न्यू स्टार्ट ट्रीटी या INF ट्रीटी से बाहर आ चुके हैं, जिसका असर NPT नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पर भी हो सकता है पूरी दुनिया में। अब अमेरिका और रशिया परमाणु कार्यक्रम को लेकर एक दूसरे से नहीं बंधे हुए हैं, जो कि 5 फरवरी 2026 तक बंधे हुए थे। दोनों देश न तो नए परमाणु हथियार बनाएंगे, न नए टेस्ट करेंगे, और एक दूसरे के परमाणु हथियारों की जानकारी एक दूसरे को देंगे। लेकिन यह ट्रीटी अब समाप्त हो चुकी है। दोनों देश प्रतिबंधित नहीं है एक दूसरे की जवाबदेही के लिए। यानी आज की तारीख में अगर रूस चाहे तो ईरान के लिए परमाणु बम बना सकता है, क्योंकि रूस पर कोई रोक टोक नहीं है, ना ही अमेरिका उसके परमाणु कार्यक्रम को निरीक्षण कर सकता है, और ना ही वो इस बात के लिए जवाबदेह है कि वो जानकारी अमेरिका को दे जो 5 फरवरी 2026 तक जो जिम्मेदारी थी। तो इससे क्या होगा? इससे एक बात तो तय है कि दुनिया एक बार फिर से परमाणु तबाही के कगार पर खड़ी है। अमेरिका और रूस के बीच परमाणु हथियारों की होड़ पर लगाम लगाने वाला ऐतिहासिक समझौता इतिहास बन चुका है। दुनिया के सबसे खतरनाक परमाणु हथियारों की तैनाती को सीमित करने वाला अमेरिका रूस परमाणु हथियार नियंत्रण समझौता अब डस्टबिन में जा चुका है, कूड़े के ढेर में। समझौते के खत्म होने के बाद क्रेमलिन ने खेद तो जताया, लेकिन इसके पीछे की असली वजह क्या है? भरोसे की दीवार ढह जाना। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 टूक शब्दों में कहा कि वो पुराने और बेकार समझौतों के पक्ष में नहीं है। ट्रंप का कहना है कि अमेरिका को अब एक नई, बेहतर और आधुनिक परमाणु संधि चाहिए, ऐसी संधि जो मौजूदा हालात के मुताबिक हो। इस समझौते के खत्म होने के साथ ही बीती आधी सदी से अधिक समय में पहली बार दुनिया के 2 सबसे बड़े परमाणु शस्त्रागारों पर कोई कानूनी सीमा नहीं है। इससे बिना रोक टोक परमाणु हथियारों की दौड़ की आशंका बढ़ गई है, और इसी वजह से
यह अनुमान है कि ईरान के लिए भी परमाणु बम रशिया तैयार कर सकता है, क्योंकि ईरान, चाइना और रशिया के रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। और एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूं, जब ये बात हुई कि अमेरिका कह रहा है कि 440 किलोग्राम एनरिच्ड यूरेनियम जो ईरान ने बना रखा है या जमा कर रखा है, वो अमेरिका को हैंड ओवर कर दे, तो ईरान ने कहा कि हम कभी अमेरिका को इस एनरिच्ड यूरेनियम को हैंड ओवर नहीं करेंगे। हाँ, हम इसे रूस को देने के लिए तैयार हैं। अगर रूस चाहे तो वो इस पर बात कर सकता है, हम वहां पर इसको जमा कर सकते हैं, स्टॉक कर सकते हैं या छोड़ सकते हैं। यानी अमेरिका रूस परमाणु संधि के खत्म होने के बाद ईरान की भूमिका यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि वो रूस के साथ नई परमाणु संधि चाहते हैं, नई संधि में चीन को भी शामिल किया जाए। चीन ने ट्रंप की पेशकश ठुकरा दी है। रूस 1 साल बढ़ाने को तैयार था। न्यू स्टार्ट संधि को ट्रंप बहुत खराब मानते थे। ट्रंप कह रहे हैं कि आधुनिक और मजबूत संधि की जरूरत है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को यह कौन समझाए कि रशिया जिस लोकेशन पर है वहां वो अब, और जब जिस स्थिति में है वहां अब ईरान के लिए आराम से काम कर सकता है। क्रेमलिन के सलाहकार यूरी उशाकोव ने बताया कि पुतिन ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बातचीत में संधि की समाप्ति का मुद्दा उठाया था। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि रूस इस समझौते के टूटने को नकारात्मक रूप में देखता है और इसे भविष्य के लिए दुर्भाग्यपूर्ण मानता है। उन्होंने कहा कि रूस परमाणु स्थिरता को लेकर जिम्मेदार रुख बनाए रखेगा। पेस्कोव ने यह भी कहा कि अगर रचनात्मक प्रतिक्रिया मिलती है तो रूस संवाद के लिए तैयार है। पेस्कोव ने यह भी साफ कर दिया कि गेंद अब दूसरे पाले में, यानी कि मसला अब द्विपक्षीय नहीं बल्कि वैश्विक रणनीति का हिस्सा और चिंता बन चुका है। परमाणु संतुलन पर बढ़ती दरारें दुनिया के लिए खतरे की घंटी और ईरान का रुख इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन चीन को लेकर मतभेद क्यों है, यह भी जान लीजिए। चीन को शामिल करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप क्यों अड़े हुए हैं। ट्रंप कहते हैं नई परमाणु संधि में चीन का होना बहुत जरूरी है। अमेरिका कह रहा है कि चीन बहुत तेजी से परमाणु भंडार बढ़ा रहा है, उसे रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। चीन कह रहा है हमारा आर्मरी अमेरिका और रूस से बहुत छोटा है। बातचीत से इनकार कर रहा है बार बार चीन। लेकिन चीन यह भी कह रहा है कि न्यू स्टार्ट संधि टूटने से अफसोस है। अमेरिका और रूस से बातचीत की चीन ने अपील भी की है। रूस कह रहा है कि चीन के रुख का सम्मान है। फ्रांस ब्रिटेन को भी इसमें शामिल करने की मांग कर रहा है। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि न्यू स्टार्ट खत्म होने पर द्विपक्षीय परमाणु हथियार दौड़ का खतरा बढ़ सकता है। ये तमाम देश जो बड़े बड़े देश हैं, जिसमें अमेरिका है, जिसमें चाइना है, जिसमें यूरोपीय कंट्रीज हैं, जिसमें रशिया है, ये सब शांति की बातें करते हैं। लेकिन जब इनके पर्दे के पीछे हम झांकते हैं तो हमें लगता है हकीकत इससे उलट है। ये सब आज की तारीख में हथियारों की सौदेबाजी, जंगी मोर्चे की साजिश और एक दूसरे को भड़काने की पुरजोर कोशिश करते हैं। शीत युद्ध के दरमियान इस पूरी दुनिया में लगभग 55,000 न्यूक्लियर वॉरहेड्स थे। एनपीटी के साइन होने के बाद न्यूक्लियर वॉरहेड्स की संख्या घटाई गई। आज की तारीख में लगभग 17,000 के आसपास न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। एग्जैक्ट फिगर किसी के पास नहीं, क्योंकि चाइना ने आज तक अपने परमाणु हथियारों की कोई एग्जैक्ट फिगर दी नहीं है। आज दुनिया के सिर्फ 9 देशों के पास परमाणु हथियार हैं और इन देशों के पास कुल मिलाकर परमाणु हथियारों की संख्या लगभग 17,000 के आसपास मानी जाती है। परमाणु हथियार बनाने वाले प्रमुख देश कौन कौन से हैं? रशिया के पास अभी कहते हैं 5,580 परमाणु वॉरहेड्स हैं, लेकिन 2021 के बाद का डेटा नहीं है। 2021 के बाद का डेटा क्यों नहीं है? क्योंकि कोविड लॉकडाउन के बाद रशिया ने कभी अमेरिका को बताया ही नहीं कि उसके पास कितने परमाणु हथियार हैं और कितने उसने बनाए हैं। और सेम वाइस वर्सा अमेरिका ने किया। अमेरिका ने भी रूस के बाद को कोविड के बाद से कभी नहीं बताया, क्योंकि न्यू स्टार्ट ट्रीटी में जब ये कोविड का दौर आया तो दोनों देशों ने एक दूसरे की निरीक्षक टीम को अपने यहां घुसने से मना कर दिया बिकॉज ऑफ ग्लोबल लॉकडाउन। इसलिए नंबर्स तो आप देख रहे हैं, लेकिन ये एग्जैक्ट नंबर्स हैं या नहीं है इस बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं। अमेरिका के पास कहते हैं 5,044 न्यूक्लियर वेपन है। कुछ हथियार तो यूरोप में भी तैनात हैं। यहां तक कि अमेरिका के लिए तो यह भी कहा जाता है कि अमेरिका के कुछ न्यूक्लियर वेपन्स पाकिस्तान में भी तैनात हैं। चीन कहता है उसके पास 500-550 के आसपास परमाणु हथियार है, लेकिन चीन की बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता। यह भी सिर्फ स्पेकुलेशन पर आधारित है कि चीन के पास 500 से 550 हथियार हो सकते हैं। कई सोर्सेज में यह भी दावा किया जाता है कि चीन के पास 700 से 750,
या 900 से 950 परमाणु वॉरहेड्स हो सकते हैं। फ्रांस के पास 290 की संख्या में परमाणु वॉरहेड्स हैं। लगभग 280 हथियार जो है रणनीतिक रूप से तैनात भी हैं। यूके के पास 225 हैं, लगभग 120 हथियार ऑपरेशन के लिए तैनात हैं। भारत के पास 172 से 180 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं और कहते हैं कि भारत शस्त्रागार धीरे धीरे बढ़ा रहा है। पाकिस्तान के पास 170, इसराइल के पास 90, उत्तर कोरिया के पास 50 और सबसे हालिया परमाणु संपन्न शक्ति देश जो है वो उत्तर कोरिया ही है, जिसने न्यूक्लियर हथियार हासिल किया। लेकिन एक चीज देखिए, आपने कभी सुना कि अमेरिका नॉर्थ कोरिया के आसपास जाकर अपनी जंगी बेड़ों की तैनाती कर रहा हो और नॉर्थ कोरिया को, किम जोंग उन को धमका रहा हो और कह रहा हो कि अपने न्यूक्लियर वेपन सरेंडर करो वरना तुम पर अटैक कर देंगे। यही बात ईरान करना चाहता है। ईरान के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें, ईरान चाहता है कि न्यूक्लियर वेपन अगर उसके पास हो तो उसे यूएस के सैंक्शंस, आर्थिक नाकेबंदी और बाकी चीजों से बार बार दबना नहीं पड़ेगा और इस वजह से वो अपनी परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहता है। लेकिन अमेरिका ने उसके गले को पूरी तरह से इकोनॉमिकल सैंक्शंस से चोक कर रखा है और इस वजह से आज ईरान इकोनॉमिकली सफोकेट कर रहा है, जिसकी वजह से ईरान के अंदर दंगे हो रहे हैं, फसाद हो रहे हैं, धमाके हो रहे हैं, मारपीट, तबाही, हत्या, बलात्कार, मर्डर और बड़े पैमाने पर, मास स्केल पर विरोध प्रदर्शन को कुचला भी जा रहा है क्योंकि खामनेई सत्ता नहीं छोड़ना चाहते। लेकिन ये सब कुछ किया हुआ है यूएस का। यानी पूरी दुनिया में तबाही का रिमोट कंट्रोल बस एक ही मुल्क के हाथ में। वो चाहे तो किसी भी देश के लिए निशस्त्रीकरण का भाषण दे सकता है, वो चाहे किसी देश के लिए न्यूक्लियर हथियारों पर दलील दे सकता है, लेकिन ऐसे दुनिया सुरक्षित नहीं हो रही है। ऐसा लग रहा है दुनिया सिर्फ एक बटन दबने का इंतजार कर रही है और सारे न्यूक्लियर वॉरहेड्स इस वक्त एक्टिव मोड में खड़े हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का खतरनाक खेल सामने आया है। एक तरफ यूएस के टैरिफ मार, दुनिया में हाहाकार, वेनेजुएला के कुदरती संसाधन और दूसरी तरफ अमेरिका का एक्शन। डोनाल्ड ट्रंप का एक नया बयान दुनिया में नई हलचल पैदा कर रहा है। तेल की भूख अमेरिका को कितनी है यह आप जानते हैं, इसे बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाल के दिनों में मैं आपको इसके एक और प्रोस्पेक्ट से रूबरू कराता हूं। दुनिया भर में टैरिफ का टेररिज्म फैलाकर अमेरिका ने ग्लोबल इकोनॉमी में हलचल मचा दी और अब एक और मामले को लेकर एक ऐसा बयान डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है जिससे दुनिया भर के होश उड़े हुए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एनर्जी रिसोर्सेज को लेकर बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका और वेनेजुएला मिलकर दुनिया के कुल तेल भंडार का करीब 68% हिस्सा अपने पास रखते हैं। ट्रंप ने यह बयान वॉशिंगटन में आयोजित 74वें नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट के दौरान अपने संबोधन में कही। अपने भाषण में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ऊर्जा के क्षेत्र में पहले से कहीं अधिक मजबूत स्थिति में है और तेल और गैस के विशाल भंडार देश की आर्थिक और राजनीतिक रणनीतिक ताकत को दर्शाते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर, तेल, सोना उद्योग और अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन भी है। एनर्जी सिक्योरिटी को राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा अमेरिका ने बना दिया है। वेनेजुएला अब अमेरिका के पास है, मिडिल ईस्ट पर नजर है, ईरान पर नजर है और ग्रीनलैंड पर भी नजर है, भूलिएगा मत, आर्कटिक पर नजर है। तेल सप्लाई लाइन पर अमेरिका का कंट्रोल हो चुका है। ऑयल पावर से ग्लोबल मिलिट्री दबदबा कायम करने की कोशिश भी है। दुनिया का 68% तेल भंडार हमारे पास है, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। साल 2026 की शुरुआत में ही वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी ने अंतर्राष्ट्रीय कुनबे को हिलाकर रख दिया। आधिकारिक तौर पर इस कार्रवाई की वजह ड्रग ट्रैफिकिंग और भ्रष्टाचार मानी गई, लेकिन वैश्विक मामलों के जानकार इसके पीछे तेल की बड़ी भू राजनीति देखते हैं। ट्रंप ने इस कार्रवाई को बड़ा सैन्य अभियान बताते हुए कहा कि हमने तो भाई वेनेजुएला में घुस के ड्रग्स को नेस्तनाबूद कर दिया, हमने ड्रग्स के खिलाफ एक्शन दिया। मादुरो ड्रग कार्टेल चलाते हैं, मादुरो का खुद का ड्रग कार्टेल चलता है, मादुरो ड्रग कार्टेल को सपोर्ट करते हैं, ड्रग कार्टेल ये, ड्रग कार्टेल वो, मादुरो खुद ड्रग माफिया, ड्रग लॉर्ड हैं, मादुरो ने ड्रग पूरी दुनिया में सप्लाई की, मादुरो ने ड्रग अमेरिका में ठूंस दिया, अमेरिकी लोग ड्रग खा खा के मरने लग गए, अमेरिका ड्रग्स का आदी हो गया।
ड्रग्स XYZ। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका ने जब वेनेजुएला को इन्वेड किया तो अमेरिका के एक्शन में कहीं भी ड्रग्स को लेकर कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई कि कितने ड्रग्स के कार्टेल को अमेरिका ने नष्ट किया, कितने ड्रग लॉर्ड को पकड़ा, कितने ड्रग माफियाओं की गिरफ्तारी की, कितने लोगों को सलाखों के पीछे भेजा, कितने लोगों को गिरफ्तार किया, कुछ नहीं। पहला बयान सामने आया, 5 करोड़ बैरल ऑयल वेनेजुएला अमेरिका को देगा। यह फर्स्ट रिएक्शन था। उसके बाद कह रहे थे वेनेजुएला गंभीर आर्थिक संकट में था। अरे भाई, जिसके पास इतना बड़ा तेल भंडार है वो आर्थिक संकट में कैसे होगा? बिकॉज ऑफ अमेरिका, क्योंकि अमेरिका ने वेनेजुएला पर सैंक्शन लगा रखा है और पूरी दुनिया की इकोनॉमी डॉलर के बैक से चलती है। ट्रंप ने अपने बयान में आगे कहा कि हमारी बड़ी अमेरिकी तेल कंपनियां वहां जाएंगी, अरबों डॉलर खर्च करेंगी, तेल से जुड़ी खराब हालत में पड़ी व्यवस्था को ठीक करेंगी और बड़े पैमाने पर दुनिया भर में तेल बेचेंगी। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने जनवरी में वेनेजुएला पर कब्जा किया, अब उसकी तेल संपदा का इस्तेमाल किया जाएगा। ट्रंप ने वेनेजुएला की खराब स्थिति का जिक्र करते हुए कहा कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में थे, फिर भी उनके पास दुनिया में सबसे ज्यादा तेल है, शायद हमारे अलावा। अब समझिए कि डोनाल्ड ट्रंप ये क्यों कह रहे हैं, इस बात से पूरी दुनिया सख्ते में क्यों है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कुल तेल भंडार का करीब 68% हिस्सा अमेरिका और वेनेजुएला कंट्रोल करते हैं या फिर देते हैं या निकालते हैं। ट्रंप का दावा क्या है? वेनेजुएला 300+ बिलियन बैरल तेल निकालता है। सऊदी अरब 267 से 298 बिलियन बैरल तेल निकालता है। कनाडा 170 बिलियन बैरल तेल, ईरान 209 बिलियन बैरल, इराक 145 बिलियन बैरल, रूस 80 बिलियन बैरल, लीबिया 48 बिलियन बैरल, नाइजीरिया 37 बिलियन बैरल और अमेरिका 35 बिलियन बैरल। अमेरिका और वेनेजुएला को मिला दें अगर आप, तो लगभग 250 बिलियन बैरल के आसपास का यह आंकड़ा पहुंचता है। अब इस स्टोरी में आता है क्लाइमैक्स या ट्विस्ट कह लीजिए आप। ट्विस्ट क्या है? आपने देखा कि अमेरिका ने टैरिफ का इस्तेमाल किस तरह से किया पूरी दुनिया के देशों पर दबाव बनाने के लिए, कलाई मरोड़ने के लिए या फिर झुकाने के लिए, प्रेशराइज करने के लिए, डील साइन करवाने के लिए कि आप पर 25% का टैरिफ लगाएंगे नहीं तो डील साइन करो, आप पे 50% का टैरिफ लगाएंगे नहीं तो डील साइन करो, आप पे 100% का टैरिफ लगाएंगे नहीं तो डील साइन करो, आप पे 200% का टैरिफ लगाएंगे क्योंकि आप रशियन ऑयल लेते हैं, आप पे 500% का टैरिफ लगाएंगे क्योंकि आप ईरानियन तेल लेते हो, आप पे 400% टैरिफ लगाएंगे क्योंकि आप वेनेजुएलन तेल लेते हो। अब आप इमेजिन कीजिए कि अमेरिका यह कहने लग जाए कि तेल उसी देश को मिलेगा जो अमेरिका के साथ डील करेगा, और जिसने अमेरिका के साथ डील नहीं किया वो दुनिया के 68% ऑयल से हाथ धो बैठेगा। तो इससे ऑयल मार्केट का क्या होगा? यानी कच्चे तेल के बाजार की जो चाबी है वो अब अमेरिका के पास जा चुकी है, और अमेरिका इसे कैसे इस्तेमाल करेगा डोनाल्ड ट्रंप के रिजीम में, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। हकीकत और एग्जाम्पल दोनों मैंने आपके सामने रख दिए, और अगर इसका दुरुपयोग हुआ तो ग्लोबल चेन रिएक्शन होगा और पूरी दुनिया के एनर्जी सेक्टर में भूचाल आ सकता है। वर्ल्ड नाउ में फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले आपको बता दें इंडिया डेली अब आपकी स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए अपने स्मार्ट टीवी पर लाइव और लगातार।